हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो दोस्तों सिविल ब्रांच को छोड़कर अन्य ब्रांच के 5th सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आज हम आपको IMD की थ्योरी क्लास के बारे में बताएंगे, जिसका लेसन 1 है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हमारा लेसन 1 है इंटरप्रेन्योरशिप। इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम अन्य बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हेडिंग है हमारी इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता। उद्यमिता को सरल रूप में कुछ नया करना या पहले से किए गए कार्य को नएपन से करना। उद्यमिता को सरल रूप में, जैसे कोई नया कार्य करना, जैसे कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया कार्य कर रहे हैं या उस बिजनेस को नएपन से कर रहे हैं या मतलब कुछ नया कर रहे हैं, द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। उद्यमिता का अर्थ ही है कुछ नया कार्य करना है या नएपन से उस कार्य को करना। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों आगे कहा गया है, उद्यमिता किसी सृजनात्मक, बाह्य अथवा खुली प्रणाली की ओर संकेत करती है। यह नवप्रवर्तन, जोखिम वहन तथा गतिशील नेतृत्व का कार्य है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है, उद्यमिता केवल वस्तु का उत्पादन करने या उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होती है। इसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय, व्यापार एवं बाजार का रुख और सेवा इत्यादि भी शामिल होती है। उद्यमिता का अर्थ वस्तु के उत्पादन या उत्पाद तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य यानी बेचना, व्यापार या बाजार का रुख, अन्य मतलब सेवाएं भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और दोस्तों अब हमारी हेडिंग है उद्यमिता की आवश्यकता, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है हम आपको आगे बताएंगे। किसी भी प्रगतिशील देश की आर्थिक उन्नति के लिए जो भी रणनीति अपनाई गई हो, उसमें औद्योगिक प्रगति का होना अनिवार्य है। औद्योगिक प्रगति स्वयं अपने आप नहीं हो सकती और परिणामतः मानव संसाधनों द्वारा सतत प्रयत्नों के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। दोस्तों इसमें कहा गया है, किसी भी प्रगतिशील देश की आर्थिक उन्नति के लिए जो भी रणनीति अपनाई गई हो, उसमें औद्योगिक प्रगति का होना अनिवार्य है। दोस्तों जो आर्थिक उन्नति के लिए कोई भी रणनीति अपनाई जाती है तो उसमें औद्योगिक प्रगति का होना बेहद जरूरी है। औद्योगिक प्रगति स्वयं अपने आप नहीं हो सकती। जो औद्योगिक प्रगति होती है वो अपने आप नहीं हो सकती है और परिणामतः मानव संसाधनों द्वारा सतत प्रयत्नों के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। मतलब मानव संसाधन हो या सतत प्रयत्न, मतलब लगातार प्रयत्न करने के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। इस मानव संसाधनों को ही उद्यमी का नाम दिया गया है। जो मानव संसाधन हैं उन्हीं को एक नाम दिया गया है, वो है उद्यमी। यह आवश्यक नहीं है कि उद्यमी पैदाइशी हो, अपितु उन्हें विकसित भी किया जा सकता है। देखो जो उद्यमी होते हैं वो पैदाइशी उद्यमी नहीं होते हैं, उनको विकसित भी किया जा सकता है, मतलब उनको बनाया भी जा सकता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है, उद्यमिता विकास से होने वाले कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं। दोस्तों जो उद्यमिता होती है उसके निम्न लाभ हैं। नंबर 1, स्वरोजगार मिलता है, मतलब खुद आपको खुद रोजगार मिलता है। नंबर 2, उद्योगों की संख्या बढ़ती है। नंबर 3, औद्योगिक प्रकृति से सफल उत्पादन बढ़ता है। नंबर 4, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। नंबर 5, देश का आर्थिक विकास होता है। नंबर 6, युवा शक्ति का सदुपयोग होता है। नंबर 7, स्रोतों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। ये दोस्तों लाभ हो गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में, मतलब उद्यमी के बारे में। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है अब हम आपको बताएंगे। किसी भी नए उद्योग धंधे को प्रारंभ करने का साहस करने वाले तथा अपने धंधे को
नए स्थल पर जमाने वाले साहसी उपक्रमी को उद्यमी कहा जाता है। किसी भी नए उद्योग धंधे को प्रारंभ करने का साहस करने वाले कोई भी व्यक्ति जब कोई नए धंधे करने का साहस करता है तथा अपने धंधे को नए स्थल पर जमाने वाले साहसी उपक्रमी को उद्यमी कहते हैं। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है अर्थात जो उद्यम करे उसे उद्यमी कहा जाता है। मतलब जो कोई नया बिजनेस करे, ठीक है, उसे ही उद्यमी कहते हैं। उद्यमी मौक़ों या अवसरों को खोजता है और उनका व्यवसाय के हित में दोहन करता है। मतलब जो उद्यमी होता है वो अच्छे मौक़ों या अवसरों को खोजता रहता है और उनका व्यवसाय के हित में दोहन करता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है उद्यमी वह व्यक्ति है जो एक लाभदायक विचार का उत्पादन गतिविधि में अनुवादित करता है। और दोस्तों अब हमारी नई हेडिंग है एक उद्यमी के कार्य। मतलब जो एक उद्यमी होता है उनके कार्य के बारे में बताया गया है। फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है अब हम आपको बताएंगे। एक उद्यमी के प्रमुख कार्य निम्न हैं। अब क्या कार्य हैं हम आपको बताते हैं। नंबर 1, वह व्यापार का चुनाव करता है तथा उसी के अनुसार बाजार का अध्ययन करता है। दोस्तों जो उद्यमी होता है वो व्यापार का चुनाव करता है, उसी के अनुसार बाजार के बारे में जानकारी करता है। और दोस्तों नंबर 2 पर है वह उद्योग लगाने के लिए स्थल का चुनाव करता है। जो उसको बिजनेस शुरू करना है या उद्योग लगाना है उसके लिए जगह ज़मीन का चुनाव करता है। और दोस्तों अब है नंबर 3 पर वह व्यापार का प्रबंधन तंत्र देखता है। नंबर 4 पर वह कर्मचारियों एवं श्रमिकों का चुनाव करता है तथा आवश्यक निर्णय लेता है। दोस्तों जो उद्यमी होता है वो उद्योग के लिए कर्मचारी एवं श्रमिकों का चुनाव करता है और आवश्यक निर्णय लेता है। और दोस्तों नंबर 5 पर वह व्यापार में नएपन को बढ़ावा देता है। और दोस्तों आगे इसमें कहा गया है नंबर 6 पर वह उद्योग लघु मध्यम अथवा बड़े आकार का होगा का चुनाव करता है। दोस्तों जो उद्यमी होता है जो उद्योग के बारे में लघु या छोटा या मध्यम या बड़े आकार का होगा उसका चुनाव करता है। मतलब हमको उद्योग बड़ा खोलना है या छोटा उसके बारे में निर्णय करता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया नंबर 7 पर वह मूल्य निर्धारण नीति तय करता है। जो मूल्य का निर्धारण होता है उसकी नीति को तय करता है। और दोस्तों नंबर 8 पर है व्यापार में आने वाले विभिन्न समस्याओं को विश्लेषण करके उनका हल निकालने का प्रयत्न करता है। दोस्तों नंबर 9 पर है वह बिक्री को संगठित करता है तथा ग्राहक को संतुष्ट करता है। दोस्तों नंबर 10 है हमारा वह उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में तालमेल बनाता है। दोस्तों हमारी नई हेडिंग है निजी या एकल स्वामित्व। दोस्तों इसमें कहा गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यह व्यापारिक संगठन का सबसे सरलतम तथा पुराना तरीका है। जो दोस्तों व्यापारिक संगठन है उसका सबसे सरल एवं पुराना तरीका है निजी और एकल स्वामित्व। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इसी प्रकार के उपक्रम में एक ही उद्यमी समस्त पूंजी की आपूर्ति करता है। जो दोस्तों ये व्यापारिक संगठन है इसमें एक ही उद्यमी पूरी पूंजी लगाता है। वह स्वयं ही उद्योग को संगठित करता है और जो उद्यमी होता है वो उस उद्योग को खुद अपने आप चलाता है और प्रबंधन करता है और उसकी व्यवस्था करता है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है वही समस्त जोखिम भी उठाता है। और दोस्तों जो उद्योग होगा उसमें जो लाभ होगा या हानि होगा वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। उपक्रम से होने वाले समस्त लाभ अथवा हानि उसी के हिस्से में आते हैं। जो दोस्तों मैंने आपको बताया जो लाभ और हानि होंगे उसी के हिस्से में आएंगे। वही आवश्यकता अनुसार अपने कर्मचारियों या सहायक की नियुक्ति करता है। दोस्तों जो वो उद्यमी होगा वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें जो कर्मचारी या सहायक जो कर्मचारी और सहायक या श्रमिक होंगे उनकी नियुक्ति खुद करेगा।
या उपक्रम कोई भी व्यक्ति जो उद्यमी हो, कुछ पूंजी रखता है और योग्यता रखता हो। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है, इस उद्योग के स्वामी की समस्त पूंजी संपत्ति उसकी कानूनी जिम्मेदारी के अंतर्गत आती हो। ऋण देने वाली एजेंसी उसकी पूंजी पर कब्जा कर सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एकल स्वामित्व के लाभ के बारे में। तो दोस्तों नंबर 1 सरल एवं सुगम, नंबर 2 लचीलापन, नंबर 3 कम पूंजी, नंबर 4 कम कानूनी औपचारिकताएं, नंबर 5 जल्द निर्णय में कार्यवाही, नंबर 6 उच्च गुणवत्ता का उत्पादन, नंबर 7 ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान, नंबर 8 श्रमिकों के साथ बेहतर संबंध। अब दोस्तों हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, यानी साझेदारी की। तो दोस्तों साझेदारी में क्या होता है हम आपको बताएंगे। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया हो। दोस्तों जो पार्टनरशिप होती है उन व्यक्तियों के बीच का संबंध होती है जिन्होंने ऐसे, जैसे कोई व्यवसाय है तो उसके जो लाभ को परस्पर बांटने पर समझौता किया हो। और दोस्तों इसमें कहा गया है जिसे वो सब चला रहे हैं या उनकी ओर से कोई एक चला रहा है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है, दूसरे शब्दों में कहें तो साझेदारी वह है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एग्रीमेंट के अधीन लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं। दोस्तों अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साझेदारी वो चीज़ है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एग्रीमेंट के अधीन लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों नंबर 1 पर कहा गया है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। देखो जो साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं हैं उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। नंबर 2 पर है व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना। और दोस्तों जो पार्टनर होते हैं उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस व्यापार से लाभ कमाना है। नंबर 3 है दोस्तों साझेदारी के मध्य अनुबंधन होना। नंबर 4 वैध व्यापार का होना। नंबर 5 व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटना। नंबर 6 व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा अथवा उनकी सहमति से किसी एक के द्वारा। नंबर 7 है हित हस्तांतरण पर रोक। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप, एकल स्वामित्व साझेदारी स्वामित्व के मध्य मुख्य अंतर। तो दोस्तों हम एकल स्वामित्व और साझेदारी स्वामित्व के मध्य अंतर पर बात करेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 पर है अंतर स्वामित्व का अधिकार। देखो दोस्तों एकल स्वामित्व में कहा गया है एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है जो एकाकी व्यापारी कहलाता है। जो दोस्तों एकल स्वामित्व में स्वामित्व का अधिकार होता है वो एक ही व्यक्ति को होता है। दोस्तों साझेदारी में क्या होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त होता है। ये व्यक्ति एक अनिवार्य अनुबंध के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा साझेदार कहलाते हैं। अब दोस्तों नंबर 2 पर बात करेंगे लाभ हानि। एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति को वहन करता है, जो लाभ होगा या हानि होगी वो एक ही व्यक्ति को होगी। दोस्तों लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है सभी साझेदार मिलकर वहन करेंगे, जो लाभ होगा या हानि होगा सभी लोगों को होगा, जितने भी साझेदार होंगे जितने भी पार्टनर होंगे उन सबको होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे गोपनीयता। जो एकल स्वामित्व में है एक ही मालिक के होने के कारण व्यापार के रहस्य सुरक्षित होते हैं। जो एकल स्वामित्व है उसमें एक ही मालिक होगा, तो दोस्तों कोई भी गोपनीयता की बात होगी, कोई गोपनीय बात होगी तो एक ही मालिक को पता होगी। और इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में कई मालिक होने के कारण व्यापार के रहस्य अधिक गुप्त नहीं रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे नंबर 4 पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन। एकल व्यापार का पंजीयन नहीं होता है। जो दोस्तों एकल स्वामित्व है या इंडिविजुअल ऑनरशिप है उसमें
पंजीयन नहीं होता है। पार्टनरशिप की बात करें दोस्तों, साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है। अब दोस्तों नंबर 5 की बात करते हैं, निर्णय मतलब डिसीजन। एक ही मालिक के होने के कारण निर्णय शीघ्र होते हैं। अब दोस्तों लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, सर्वसम्मत के निर्णय होने के कारण देर लग सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में दोस्तों है पूंजी। एकल स्वामित्व में दोस्तों क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूंजी लगाता है, अतः अधिक पूंजी नहीं लग पाती है। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप में क्या होता है, कई व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं, अतः अधिक पूंजी विनियोग वाले उद्योग खोले जा सकते हैं। दोस्तों नंबर 7 बात करते हैं, निर्णयात्मक व संचालक कुशलता। दोस्तों एकल स्वामित्व में कहा गया है, एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने के कारण कभी कभी गलत निर्णय व संचालन के कारण व्यापार को हानि हो सकती है। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप में निर्णय एवं संचालन नीति निर्देश सर्वसम्मति से पारित होते हैं, अतः गलत निर्णयों की संभावना कम होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उपयुक्तता। दोस्तों एकल स्वामित्व में क्या होता है, यह सभी प्रकार के व्यापारों के लिए उपयुक्त है। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप में क्या होता है, यह उन व्यापारों के लिए उपयुक्त नहीं है जहां व्यक्तिगत रुचि की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नंबर 9। नंबर 9 में दोस्तों है वैधानिक कार्रवाई। एकल स्वामित्व में दोस्तों क्या होता है, पूरा व्यापार एक ही व्यक्ति का होने के कारण किसी भी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप में क्या होता है, साझेदारों के मध्य अनुबंध व फर्म के पंजीयन के साथ साथ समय समय पर अनेक वैधानिक कार्रवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी एकल स्वामित्व और साझेदारी स्वामित्व के मध्य मुख्य अंतर पर बात। दोस्तों हमारा IEMD का लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, वे लोग ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।